नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप त्रिपाठी और आज के इस खास प्रोग्राम फेस टू फेस में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर। उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है और अभी अभी कमिश्नरेट सिस्टम यहाँ लागू हुआ है। यहाँ के नवनियुक्त कमिश्नर असीम अरुण हमारे साथ आज इस खास प्रोग्राम में है। सर, स्वागत है आपका जेके न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे और ख़ास तौर पर कानपुर नगर के जो आम लोग हैं, आम जनता है यहाँ की और उत्तर प्रदेश के लोग हैं, कि कानपुर नगर में अब क्या बदलाव हो गया। पहले की जो पुलिस व्यवस्था थी, पहले की जो पुलिसिंग थी और अब कमिश्नरेट लागू हो गया है, तो क्या बदलाव हुआ है और जनता को अब क्या और अधिक सुविधा मिलेगी? ये कौतूहल सबके मन में है कानपुर में कि ये बदलाव जो हुआ है इसका अर्थ क्या हुआ। तो मैं कोशिश करता हूँ समझाने का। इसमें कुछ आसान शब्दों में सबसे पहली बात है जिसको मैं बोलता हूँ ज़्यादा अधिकारी और ज़्यादा विशेषज्ञ अधिकारी। जैसे कानपुर में एक से एक अच्छे आईपीएस अधिकारी रहे जो एसएसपी एसपीसीटी रहे, लेकिन एक सीमित संख्या में अधिकारी होते हैं तो काम उनका रुक जाता है। जैसे कि आज ही हम देखें तो आज होली का बहुत बड़ा कार्यक्रम गंगा मेला के नाम से है, लेकिन एक डीसीपी ट्रैफिक हैं, उनके एक एडिशनल डीसीपी हैं जो कि उस मेले से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं और वो अपना ट्रैफिक सुधार के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। एक एसएसपी के ही समकक्ष डीसीपी हैं जो क्राइम के लिए हैं, उनका मेले से कोई संबंध नहीं है, वो अपराध के काम पे लगे हुए हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा अधिकारी हो जाते हैं तो बहुत आसानी हो जाती काम करने में, हर एक को अपनी अपनी विशेषज्ञता के अनुरूप काम करने का मौका मिलता है। दूसरी इसमें बात है कि कुछ थोड़े से ज़्यादा अधिकार इसमें पुलिस को मिलते हैं। उदाहरण देना चाहूँगा मैं, जैसे कि कोई पति है, वो पत्नी को अपने पीट रहा है और वो बार बार 112 पे कॉल करती हैं। हम उनसे बोलते हैं कि एफआईआर लिखा दो, तो कहती नहीं, एफआईआर भी नहीं लिखाऊंगी क्योंकि मुझे रहना यही है। तो पुलिस ऐसे में क्या करे? तो अब जहाँ बड़ा अधिकार उस पति को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, जेल भेजने का हमारे पास है, लेकिन अब एक छोटा अधिकार भी हमारे पास आ गया जिसमें कि उस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है और पाबंद किया जाता है उसको कि आप अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो आपके खिलाफ ये जुर्माना किया जाएगा। इसको 107, 116 सेक्शन सीआरपीसी बोलते हैं। तो दूसरा पहलू इसमें है, कानूनी रूप से कुछ और धाराएं हैं जिनमें कि कमिश्नर पुलिस को और डिप्टी कमिश्नर और अन्य अधिकारियों को थोड़े से अधिकार मिल जाते हैं। लेकिन मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि ज़्यादा बड़े अधिकार तो हमारे पास पहले से थे। अब जो छोटे अधिकार हैं जो बहुत प्रभावी होते हैं बीच में, उनमें भी पुलिस के द्वारा कार्य किया जाएगा, जैसे कि गुंडा एक्ट है इनमें। और इसके साथ साथ तीसरी बात ये भी है कि जब जिम्मेदारियां मिलती हैं तो जवाबदेही भी बढ़नी चाहिए। और ये हम लोग का प्रयास है कि जैसे जैसे हम अधिकारों को अपने उपयोग करना शुरू कर रहे हैं, हम अपनी आंतरिक सतर्कता इकाई बना रहे हैं, जिससे कि अगर कोई पुलिसकर्मी, चाहे वो दुर्व्यवहार वाली बात हो या पैसे लेने वाली बात हो या अपराधियों साठगांठ हो, किसी भी लेवल की गड़बड़ी कर रहे हैं तो मीडिया शिकायत करे तब हमको मालूम पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको खुद मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ कौन गलती कर रहा है और उसका हम समय से इलाज कर पाएँ। तो ये कुल मिला करके पुलिस की आंतरिक व्यवस्था है जो बदलेगी। सिटीजन्स को भी, इसमें नागरिकों को बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। ट्रैफिक सुधरेगा, जहाँ पे एक एसएसपी थे अब यहाँ पे 3 एसएसपी यानी डिप्टी कमिश्नर पुलिस हैं, तो अधिकारियों से मिलना आसान हो जाएगा। और साथ साथ जैसा आप अभी एक हफ्ते में ही देख रहे हैं कि होली के जो कार्यक्रम हैं वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस लेवल के अधिकारी जब आयोजित कर रहे हैं तो उसका आयोजन बहुत अच्छा हो रहा है। आयोजक स्वयं मुझे बोलते हैं कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि एक एसएसपी रैंक का ऑफिसर मेरे साथ इतना समय व्यतीत कर रहा है होली के जुलूस की तैयारी करने के लिए। तो ये अच्छे परिवर्तन हम लोग को निश्चित रूप से दिखेंगे। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कानपुर नगर में जी एज ए कमिश्नर आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? हमारी प्राथमिकता है सबसे पहले कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को और अच्छे स्तर पर ले जाया जाए। बहुत अच्छा चल रहा था, हमारे पूर्वाधिकारी प्रत्येंद्र जी ने जो एसएसपी उस समय थे बहुत अच्छा काम किया और हमारा प्रयास है कि हमारे पास 6 डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, सो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर हमारा सबसे अच्छा हो। ये अच्छा करने के साथ साथ हमारा ट्रैफिक बहुत अच्छा हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति के तहत हम और आगे बढ़ के काम करें। घरेलू हिंसा जिन महिलाओं के खिलाफ हो रही है उनकी हम मदद कर पाएँ, ये हमारे तत्कालिक काम है।
सर लंबा अनुभव है आपके पास, आप सीबीआई में रहे, आप एनएसजी और एसपीजी में भी रहे, आप पूर्व प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भी रह चुके हैं, बड़ा लंबा अनुभव है। कानपुर में एक बिकरू कांड हुआ था जब एक बड़े दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को मारा गया था और उसने पुलिसकर्मियों को मारा था। उसके बाद बड़ा चर्चा में आया और कानपुर का नाम देश विदेश तक हुआ। अब आप कमिश्नर बने हैं, क्या आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती है यहाँ का जो संगठित अपराध है या फिर यहाँ पर जो लोकल अपराध होता है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। निश्चित रूप से अपराध एक होता है जिसको समानता मानते हैं, किसी ने लूटपाट की, छीनती की, वो भी चुनौती है, उसको हल करना है। लेकिन जब ऐसे अपराधी संगठित हो जाते हैं तो ज़मीनों पे कब्जा करना, ऐसे धंधे करना बालू गिट्टी टाइप के जिसमें कि बेईमानी से पैसा कमाया जा सकता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है और समय से कार्रवाई ज़रूरी है, जिससे कि ये बड़े अपराधी या बड़े गैंग ना बन पाए। इसके लिए कमिश्नर प्रणाली व्यवस्था में एक डीसीपी क्राइम की अलग व्यवस्था की गई है। तो जो नॉर्मल विवेचनाएं होती हैं झगड़े की, इस तरह की, वो थाने द्वारा की जाएंगी। लेकिन जो गंभीर विवेचनाएं इस प्रकार की हैं, गैंग से संबंधित हैं, उनकी विवेचनाएं डीसीपी क्राइम की जो इकाई है वो करेगी। और केवल विवेचना ही नहीं, आगे बढ़ के उनके बारे में अभिसूचना संकलन करना, गैंग का चार्ट बनाना, कौन सा सदस्य किससे जुड़ा हुआ है। जब एक एसएसपी रैंक का अधिकारी यानी डीसीपी क्राइम इस काम को करेगा तो हमको अच्छे परिणाम तो मिलेंगे। बिल्कुल सर। कानपुर की पहचान सर अब तक हम देखते आए हैं कि एक औद्योगिक शहर के रूप में होती, जाहिर सी बात है तमाम उद्योग यहाँ लगे हैं और व्यापार यहाँ का मशहूर है। व्यापारियों के लिए और व्यापार के लिए बेहतर माहौल हो, इसके लिए क्या खास प्लानिंग होगी? अभी कुछ व्यापारी संगठनों से मेरी मुलाकात हुई है और चर्चा जो हुई तो उसमें दो चीज़ें हम तत्काल करेंगे। एक, जैसा आप जानते हैं 112 ने एक सेवा शुरू की है, इसका नाम है लिंक। उसमें घर पे या फैक्ट्री पे जहाँ भी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा अलार्म लगाए गए हैं, वो चाहे ऑटोमेटिक हो चाहे मैनुअल हो, ऐसे अलार्म सिस्टम्स को 112 से सीधे जोड़ा जा रहा है। कानपुर में भी ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन अब मैं इसको और तेज करना चाहूँगा जिससे कि अलार्म सिस्टम सीधे हमसे जुड़ सकें। और इस प्रक्रिया में मुश्किल से 6, 7 या मैक्सिमम 8 मिनट में पहली पुलिस की गाड़ी पहुंच जाती है अलार्म के बटन दबाने पे। अब ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद लोगों के लिए हो सकती है और इस पे हमारा पूरा प्रोजेक्ट तैयार है, उस पर काम भी चल रहा है पूरे स्टेट में। लूट और डकैती टाइप की जो घटनाएं होती थी उन पर यह खासा प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। इसमें अलार्म सिस्टम के साथ साथ हमने एक ऐप भी बनाई है, SOS ऐप, जो भारत सरकार ने 112 के लिए दी है। उसको भी हम ऐसे साथियों को और खासकर जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको इनकरेज कर रहे हैं कि वो यूज़ करें। अब उनके एक बटन दबाने पे शायद 2 सेकंड के अंदर 112 पे मैसेज आ जाता है, सबसे नज़दीकी गाड़ी को डिस्पैच कर दिया जाता है और वो उनके पास पहुंच जाती है। एक चीज़। दूसरा, इंडस्ट्रीज़ के लिए हम एक सिंगल विंडो सिस्टम पुलिस का बना रहे हैं। इस पर भी हमने काम शुरू कर दिया है और इस प्रस्ताव को तैयार करके अप्रूवल लेकर के हम लोग लॉन्च करेंगे। इसमें जो इंडस्ट्रियलिस्ट को काम होते हैं पुलिस से, सबसे ज़्यादा काम होता है पुलिस वेरिफिकेशन का, गन लाइसेंसेस की रिकमेंडेशन का, और भी इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं वो काम उन्हें पढ़ते हैं और लगातार पढ़ते हैं। तो हम लोग एक ऐसा सेल बना ले रहे हैं जिसमें कि एक वेबसाइट, एप्लीकेशन और एक छोटे से कॉल सेंटर के माध्यम से किसी इंडस्ट्रीज को दौड़ भागना करना पड़े, हम उनको जितना पुलिस विभाग से संबंधित काम है वो तुरंत करके दें। और असली बात है सुरक्षा। अगर हमारे औद्योगिक क्षेत्र सुरक्षित हैं, हमारे लेबर, मालिक, मैनेजर वो सुरक्षित हैं, तो हमारा व्यवसाय, हमारे इंडस्ट्री अच्छी चलेगी। सर, गन लाइसेंस की बात की आपने, तो पिछले जो बड़ी घटना हुई थी विकास दुबे वाला मामला होता, उसमें देखने को मिला कि तमाम लाइसेंस फर्जी तरीके से आवंटित किए गए। तो इस तरह की घटनाएं अब आगे आने वाले समय में ना हो और अपराधियों को गन के लाइसेंस ना मिल पाए, इसके लिए क्या कुछ खास? इसमें आप देखेंगे जो शासनादेश हुआ है तो एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लाइसेंस के लिए ही रखा गया है। यद्यपि लाइसेंस कमिश्नर पुलिस जारी नहीं करेगा, लेकिन लाइसेंस किसको दिया जा रहा है, रिकमेंडेशन किसकी हो रही है, और भिन्न भिन्न प्रकार के जो लाइसेंसेस हैं उसमें ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जहाँ पे अभी तक ये होता था कि थाने से होकर के आया और चला गया और हायर लेवल पे कोई विशेष परीक्षण नहीं हो पाता था, लेकिन अब विशेष परीक्षण होगा, क्योंकि एक DSP लेवल के यानी ACP अधिकारी
इसी काम के लिए होंगे। उत्तर प्रदेश में सर अगर हम देखते हैं एनसीआरबी के आंकड़े देखते हैं तो महिला अपराध में कानपुर तीसरे नंबर पर है। कैसे इसको नीचे लाएंगे कि यहाँ पर महिलाएं और ज़्यादा सुरक्षित हों? क्या महिलाओं की सुरक्षा शीर्ष प्राथमिकताओं में से है, जिसके लिए मिशन शक्ति पिछले साल मैं समझता हूँ अक्टूबर से हमने शुरू किया और उसको अच्छा चला रहे हैं। इसके तहत हमें और कार्रवाई करेंगे और विशेषकर महिलाएं जो सार्वजनिक स्थान पे हैं और सुरक्षित महसूस कर रही हैं, उनके लिए सरकार ने हमको आदेश किया है कि एक सेफ सिटी प्रोजेक्ट बनाएं, जैसे लखनऊ में है। उस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत कैमरे लगना, पिंक बूथ बनना, उसके अतिरिक्त नगर निगम उसमें पिंक टॉयलेट बनाएगा, स्ट्रीट लाइटिंग ठीक करेगा, तो आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा व्यवस्था में, जिससे कि महिलाएं बेहतर और सुरक्षित हों। कानपुर के जो बुजुर्ग हैं या वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अच्छी योजना पहले से कानपुर पुलिस में थी और जो 112 की योजना है वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण, उस पर भी बहुत अच्छा काम कानपुर में पहले से हुआ है। इसको हमको और तेज करना है। मूल रूप से पुलिस के पास में वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण हो जाएगा। अब अगर वो किसी इमरजेंसी में है, मेडिकल इमरजेंसी हो या कोई झगड़ा फसाद हो, चोरी हो, वो उनके एक फ़ोन कॉल पे हम लोग तुरंत उनके पास पहुंच पाएंगे और उस फ़ोन कॉल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अभी हमको टाइम लगता है पूछने में कि आप कहाँ हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो कोई वरिष्ठ नागरिक अगर मानिए तबीयत खराब है उनकी, तो वो शायद अपना रास्ता बताने लायक स्थिति में ना हो, तो मात्र उनके फ़ोन नंबर से एक रिंग आने भर से उनके पास में पुलिस या एम्बुलेंस को भेजा जा सकता है। साइबर क्राइम के मामलों में सर तमाम बार पुलिस पीछे रह जाती है, अपराधी तक नहीं पहुंच पाती है, तो क्या आपको लगता है कि और ज़्यादा पुलिस को हाईटेक होने की ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा। कमिश्नरेट सिस्टम में एक एसीपी साइबर क्राइम रखा गया, एक डीएसपी केवल इसके लिए रखा गया है और एक एसीपी क्राइम अगेंस्ट विमेन रखा गया है। साइबर की अगर हम बात करते हैं तो कल ही मैं समीक्षा कर रहा था, तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनके साथ लॉटरी फ्रॉड, जॉब स्कैम, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब इसके दो पहलू हैं, या तो हम एक एक केस को इन्वेस्टिगेट करें, वो हम करेंगे, लेकिन दूसरा पहलू कि ये हो क्यों रहा है, कहाँ से हो रहा है, उसको जहाँ सोर्स है वहीं से उसको रोका। जहाँ ये फर्जी कॉल सेंटर चल रहे हैं, जहाँ से इस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं, अब हमारे पास संसाधन ज़्यादा हैं, हमारे पास विशेषज्ञ अधिकारी हैं। लॉटरी फ्रॉड जैसी चीज़ होती है वो कानपुर से नहीं कहीं और से कॉल आ रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो हमारे पास अब हम सक्षम हैं कि हम वहाँ तक जाके पकड़ेंगे, बंद करेंगे उसको, जिससे कि कानपुर में भी साइबर क्राइम रुके और वो और भी लोगों को तंग कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, वो भी रुके। पुलिस की बात करते हैं सर हम, कानपुर सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में पुलिस पर बहुत अधिक दबाव था, काम का अधिक घंटे, अधिक ड्यूटी। अब कमिश्नरेट बन गया है, तो क्या पुलिस को कुछ राहत मिलेगी? बिल्कुल, इसमें व्यवस्थित हम लोग कर रहे हैं। कई बार पुलिस में देखा गया कि कुछ लोग तो बहुत काम कर रहे हैं 16 घंटे 18 घंटे, और कुछ लोग के पास काम कम है। तो इसको मैं मानूंगा कि ये मानव संसाधन का वेस्टेज है। तो सबके पास काम बराबर होना चाहिए, जिससे कि ऐसा ना हो कि 18 घंटे और 6 घंटे का अंतर हो जाए। और काम के बराबरी के साथ साथ एक डीजीपी साहब का पूर्व में आदेश हुआ था कि हर 10वें दिन एक रेस्ट डे दिया जाएगा पुलिसकर्मियों को। उस दिन में वो रिजर्व के रूप में भी रहेंगे, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई बड़ी बात है तो उनको बुला सकते हैं, लेकिन वो दिन उनको रख रखाव के लिए दिया जाता है। ये बहुत अच्छा आदेश है और इसको मैंने अपने सभी साथियों को वादा किया है कि इसका पालन किया जाएगा। इसमें 1 महीना लगेगा, क्योंकि किस तरह रोस्टर बनेंगे, कैसे होगा, ये हम लोग अभी व्यवस्था बना रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैंने सभी अपने साथी पुलिसकर्मियों से कहा है कि आपको जो रेस्ट दिया जा रहा है वो इसलिए है कि आप अपने बाल कटवाएंगे, दाढ़ी बनवाएंगे, वर्दी अच्छी रखेंगे, आने वाले दिनों की वर्दियाँ तैयार कर लेंगे और जब सड़क पे खड़े होंगे तो साफ़ सुथरे खूबसूरत दिखेंगे। ये अच्छा होगा तो हम फिर अगला काम करेंगे। हम जितना ज़्यादा कर सकते हैं, हम 8 घंटे की ड्यूटी पे अपनी फोर्स को ले जाएंगे। सर अगर हम सांप्रदायिक मामलों की बात करते हैं तो सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे जब हुए तो तमाम घटनाएं कानपुर में भी देखने को मिली थी। तो ऐसे में संवेदनशील शहर है, तो माहौल अच्छा रहे, तमाम जो अलग अलग संप्रदायों के लोग हैं वो अच्छे से रहें, इसके लिए पुलिस का कुछ खास प्लान है? लॉ एंड ऑर्डर को किसी भी हालत में बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सख्ती भी ज़रूरी है और सौहार्द भी ज़रूरी है। ये चीज़ बिल्कुल स्पष्ट संदेश सरकार की तरफ से है और मेरी तरफ से भी रहेगा कि कोई भी किसी प्रकार अगर कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो कानूनी कार्रवाई बहुत ही सख्त होगी। लेकिन साथ ही साथ जो अच्छे लोग हैं उनको भी इसमें शामिल किया जा रहा है।
मैंने देखा कि सिविल डिफेंस का बहुत अच्छा काम हो रहा है, संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग जो सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम कर रहे हैं, उनके अच्छे संगठन भी हैं, उनको इनकरेज किया जाएगा, जिससे कि कानून व्यवस्था की स्थिति कभी भी उत्पन्न ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए और हमारे इस खास प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे असीम अरुण, कानपुर कमिश्नर और 1994 बैच के सीनियर IPS अफसर हैं। उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए और कानपुर में अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कैसे काम करेगी और तमाम जो बड़े मुद्दे अब तक कानपुर की समस्या बने रहें, चाहे वो जाम की समस्या हो, चाहे यहाँ पर संगठित अपराध की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर अब क्या होगा और जनता को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, इस पर उन्होंने तमाम हमारे सवालों के जवाब दिए। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। फिर हम किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज भी फॉलो करें।